होटल से अपने उस छोटे से किराए के कमरे तक का सफर अर्जुन ने कैसे तय किया, उसे खुद नहीं पता। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूम रहा था। स्टेज पर विक्रम के साथ खड़ी मीरा, उसकी उंगली में चमकती हीरों की अंगूठी और हॉल में गूंजती तालियां। हर ताली की आवाज एक हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर लग रही थी। उसके कानों में मिसेस मल्होत्रा के शब्द गूंज रहे थे, अ पुअर नो बॉडी। मैं एक नो बॉडी हूं, इसीलिए मेरे प्यार की, मेरे होने या ना होने की किसी को परवाह नहीं। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आकर उसे बंद कर लिया। अंदर का अंधेरा उसे बाहर की झूठी रोशनी से ज्यादा सुकून दे रहा था। वो नीचे जमीन पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। शायद रोने के लिए भी अंदर कुछ बचना जरूरी होता है। उसका अंदर तो बिल्कुल खाली हो चुका था। वो बस सामने दीवार को घूरता रहा। वो दीवार जहां उसने मीरा के साथ अपने फ्यूचर के न जाने कितने सपने लिखे थे। एक छोटा सा घर, एक छोटी सी गाड़ी और ढेर सारी खुशियां। आज उस दीवार पर उसे सिर्फ अपनी हार, अपनी बेइज्जती लिखी हुई नजर आ रही थी। पूरी रात वो वैसे ही बैठा रहा। सुबह हुई पर उसके कमरे में अंधेरा ही रहा। उसने न खिड़की खोली न दरवाजा। रोहन के, काका के, न जाने कितने फोन आए। उसने एक भी फोन नहीं उठाया। वो किसी से बात नहीं करना चाहता था। वो किसी को अपना ये टूटा हुआ चेहरा नहीं दिखाना चाहता था। उसे दुनिया से और शायद खुद से भी नफरत हो गई थी। उसने न कुछ खाया न पिया। वो बस एक जिंदा लाश की तरह पड़ा रहा। दोपहर ढलने लगी थी जब उसके दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। दस्तक इतनी तेज थी जैसे कोई दरवाजा तोड़ देगा। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दस्तक और तेज हो गई। अर्जुन, दरवाजा खोलो, मैं जानता हूं तुम अंदर ही हो। यह उसके मकान मालिक मिस्टर गुप्ता की आवाज थी। अर्जुन हैरान हुआ। गुप्ता जी तो हमेशा बहुत नरमी से बात करते थे। आज उनकी आवाज में इतना गुस्सा क्यों है? उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। सामने गुप्ता जी खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। वो बिना किसी इजाजत के सीधा कमरे के अंदर घुस आए। ये क्या हालत बना रखी है कमरे की? अंधेरा करके क्यों पड़े हो? कोई गलत काम तो नहीं करते यहां? गुप्ता जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अर्जुन को उनका रवैया अजीब लगा। मैं ठीक बातें कर रहा हूं, गुप्ता जी चिल्लाए। सबसे पहले तो तुम इस महीने का किराया निकालो। 3 तारीख हो गई आज। किराया? गुप्ता जी, मैंने तो आपको पिछले हफ्ते ही पूरा किराया दे दिया था। आपकी दवाई के लिए आपने एडवांस मांगा था। झूठ! गुप्ता जी की आंखों में एक अजीब सी छल थी। झूठ मत बोलो लड़के, मुझे कोई किराया नहीं मिला है। तुम जैसे लड़कों की फितरत मैं अच्छे से जानता हूं। मीठा बोलकर काम निकालते हो। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था। गुप्ता जी साफ साफ झूठ बोल रहे थे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपके पास पिछले 2 साल से रह रहा हूं, आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। अब आ गई है, गुप्ता जी ने कहा। और अब मुझे ये कमरा खाली करवाना है। मैं तुम जैसे आवारा लड़कों को अपने शरीफ मोहल्ले में नहीं रख सकता। कॉलोनी के लोग शिकायत कर रहे थे कि तुम देर रात तक आते हो, अजीब अजीब लोगों से मिलते हो। बस बहुत हुआ, मुझे ये कमरा शाम तक खाली चाहिए। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ही रात में उससे उसका प्यार छिन गया, उसकी इज्जत छिन गई और अब उसके सर से उसकी छत भी छीनी जा रही थी। खाली? पर एग्रीमेंट तो अभी 6 महीने बाकी हैं। एग्रीमेंट गया भाड़ में, गुप्ता जी ने गुस्से से कहा। मैंने कह दिया ना, खाली करना है तो करना है। शाम तक अगर तुमने ये कमरा खाली नहीं किया तो मैं तुम्हारा ये सारा सामान उठाकर सड़क पर फेंक दूंगा। फिर पुलिस को बुला लेना या जिसको बुलाना है बुला लेना। गुप्ता जी ये धमकी देकर पीछे मुड़े। उनका काम हो चुका था। वो तेजी से जा ही रहे थे कि उनके जेब में रखा फोन बजा। उन्होंने फोन निकाला और जल्दी से हेलो कहा, शायद ये सोचते हुए कि अर्जुन उन्हें सुन नहीं पाएगा। जी, जी विक्रम साहब। गुप्ता जी की आवाज एकदम से चूहे जैसी हो गई थी। हाँ जी, मैंने बोल दिया उसको। आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। शाम तक लड़का सड़क पर होगा। जी जी। हाँ, आपसे बख्शीश तो लेनी है साहब। जरूर। विक्रम साहब, ये नाम अर्जुन के दिमाग में एक बॉम्ब की तरह फटा। तो ये सब विक्रम का किया धरा है। पहले उसके दिल को तोड़ा और अब उसके रहने का आखिरी ठिकाना भी छीन रहा है। विक्रम उसे पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुला हुआ था। उसे सड़क पर लाना चाहता था। गुप्ता जी के जाने के बाद अर्जुन वहीं दरवाजे पर औंधे मुंह गिर पड़ा। उसके अंदर लड़ने की, बहस करने की कोई हिम्मत नहीं बची थी। वो हार चुका था, हर तरफ से। उसने धीरे धीरे उठकर अपनी चीजें समेटना शुरू किया। थी ही कितनी चीजें, कुछ कपड़े, कुछ किताबें,
और एक पुराने से बॉक्स में उसके माँ बाप की एक आखिरी तस्वीर। हर चीज को बैग में रखते हुए उसे लग रहा था जैसे वो अपनी यादों को, अपने अस्तित्व को पैक कर रहा हो। शाम होते होते उसने अपना सारा सामान एक बैग और एक बॉक्स में भर लिया। आखिरी बार उसने उस खाली कमरे को देखा जहां उसने अपनी जिंदगी के 2 साल गुजारे थे। वो अपना सामान लेकर नीचे उतरा। गुप्ता जी बाहर ही खड़े थे, जैसे उसी का इंतजार कर रहे हों। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और चुपचाप गेट से बाहर निकल गया। वो सड़क पर आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में उसका बैग था, उसकी पूरी दुनिया थी। उसे नहीं पता था उसे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। रोहन, काका, वो किसी का सामना नहीं करना चाहता था। तभी आसमान में बादल गरजे, हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई और फिर बारिश की बूंदें गिरने लगीं, पहले हल्की, फिर तेज। अर्जुन वहीं सड़क के किनारे खड़ा भीगता रहा। पानी उसके चेहरों से बहते हुए उसके आंसुओं के साथ मिल रहा था। आज उसके पास न घर था, न प्यार था, न कोई उम्मीद। वो सच में एक नो बॉडी बन चुका था। उसने भीगी आंखों से आसमान की तरफ देखा। उसके दिल से बस एक आवाज निकली, इससे बुरा और क्या हो सकता है? इससे बुरा और क्या हो सकता है? ये सवाल अर्जुन ने आसमान से पूछा था, लेकिन जवाब उसे जमीन पर मिलने वाला था। बारिश तेज होती जा रही थी, उसके साधारण से कपड़ों को निचोड़कर उसके जिस्म को ठंडा कर रही थी। लेकिन उसे उस ठंडक का एहसास नहीं हो रहा था। उसके अंदर बेइज्जती, धोखे और नफरत की ऐसी आग जल रही थी कि बाहर की बारिश उसे बुझा नहीं सकती थी। सड़क पर लोग अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन अर्जुन के पास कोई घर नहीं था जहां वो जा सके। हर दरवाजा उसके लिए बंद हो चुका था। वो घंटों तक सड़कों पर बेमकसद घूमता रहा। भूख, प्यास, थकान, सब कुछ जैसे उसके टूटे हुए दिल के सामने बेमानी हो चुके थे। जब उसके पैरों ने और चलने से जवाब दे दिया, तब उसने सोचा, वो कहाँ जाए? रोहन के घर? नहीं, वो उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। और वैसे भी उसके सवालों का अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर में उसे बस एक ही जगह याद आई, एक ऐसी जगह जिसे वो अपना घर तो नहीं कह सकता था, लेकिन वहां की हवा में अपनेपन का एहसास था। सिंह गैराज। रात के 11 बज रहे थे जब वो वहां पहुंचा। गैराज बंद हो चुका था। शटर पर बड़ा सा ताला लगा था, लेकिन गैराज के बाहर एक छोटा सा छज्जा था जो बारिश से थोड़ा बहुत बचाव कर रहा था। अर्जुन ने अपना बैग और बॉक्स वहीं रखा और उस ठंडी सख्त जमीन पर सिकुड़कर बैठ गया। हर आती जाती गाड़ी की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती और उसे लगता जैसे वो उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रही हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोने की नहीं, बस इस दुनिया से कुछ देर के लिए गायब हो जाने की कोशिश की। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी, सबसे ठंडी और सबसे अकेली रात थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसकी गर्दन बुरी तरह से अकड़ चुकी थी और जिस्म में एक हल्का सा बुखार महसूस हो रहा था। तभी उसे ताले खुलने की आवाज आई। काका गैराज खुलने आए थे। उन्होंने जैसे ही अर्जुन को इस हालत में देखा, उनके हाथ से चाबियों का गुच्छा छूटकर जमीन पर गिर गया। अर्जुन, पुत्र, तू तू यहां? उनकी आंखों में हैरानी, दुख और फिक्र के हजार भाव एक साथ आ गए। ये क्या हाल बना रखा है अपना? रात भर यहां सोया है तू? अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस उठने की कोशिश की। काका ने दौड़कर उसे सहारा दिया और अंदर ले आए। पागल हो गया है तू? एक बार मुझे आवाज दे देता। चल बैठ यहां। काका ने जल्दी से एक स्टूल साफ करके उसे बिठाया, अंदर से एक पुराना कंबल लाकर उसके कंधों पर डाला। फिर वो भागकर सामने वाली चाय की दुकान से 2 गरम चाय और बिस्किट ले आए। ले, ये पी ले, थोड़ी गर्मी आएगी। अर्जुन ने कांपते हाथों से चाय का ग्लास पकड़ा। गरम चाय की हर घूंट उसके ठंडे पड़ चुके जिस्म में जान डाल रही थी। काका ने उसके सर पर हाथ फेरा। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, न पार्टी के बारे में न घर के बारे में। वो जानते थे कि अर्जुन अभी कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। उनकी खामोशी, उनकी फिक्र अर्जुन के लिए किसी मरहम से कम नहीं थी। उसे लगा चलो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कम से कम उसके सर पर काका का हाथ है। उसके पास ये काम है, वो मेहनत करेगा, थोड़े पैसे जोड़ेगा और फिर से एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लेगा। जिंदगी शायद फिर से पटरी पर आ जाएगी। वो अपनी इसी उम्मीद की दुनिया में खोया था कि गैराज का फोन बजा। काका ने फोन उठाया। हेलो, सिंह गैराज। हाँ रतन भाई, बोलिए। क्या क्या कह रहे हो? पर पर यह कैसे हो सकता है?
नहीं, ये झूठ है। ये विक्रम का काम होगा। फोन पर बात करते हुए काका के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। उन्होंने परेशानी में 2-3 बार फोन पर बहस की और फिर मजबूरी में ठीक है भाई कहकर फोन रख दिया। अर्जुन उन्हें देख रहा था। क्या हुआ काका, सब ठीक है? काका ने एक गहरी सांस ली और उसके पास आकर बैठ गए। उनकी नजरें अर्जुन से नहीं मिल रही थीं। पुत्र, अब मैं तुझसे क्या कहूं? जो भी है साफ साफ बताइए काका, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूं। अर्जुन की आवाज में अब एक ठहराव आ गया था, जैसे उसे बुरे से बुरे के लिए तैयार रहने की आदत हो गई हो। काका ने हिम्मत जुटाकर कहा, ये रतनलाल का फोन था। अपनी मार्केट का सबसे बड़ा पार्ट सप्लायर है। वो कह रहा था कि मार्केट में तेरे बारे में कुछ अफवाहें फैली हुई हैं। अफवाहें? कैसी अफवाहें? वो कह रहा था कि लोग बोल रहे हैं कि तेरा पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है। तुम गैराज से पार्ट्स चोरी करके बाहर बेचते हो, शराब पीते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो। काका के लिए ये शब्द कहना मुश्किल हो रहा था। अर्जुन सुनकर सन रह गया। चोरी? मैं? काका, आप तो जानते हैं ना मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये सब झूठ है। ये विक्रम का काम होगा। मैं जानता हूं पुत्र, मुझे तुझ पर अपने से ज्यादा भरोसा है। पर रतनलाल कह रहा था कि ये अफवाह विक्रम शर्मा ने ही पूरी मार्केट में फोन कर करके फैलाई है। उसने सबको धमकी दी है। धमकी? हां, उसने कहा है कि अगर मैंने तुम्हें काम पर रखा तो मार्केट का कोई भी सप्लायर मुझे पार्ट्स नहीं देगा। सारे गैराज वाले मिलकर मेरा बॉयकॉट कर देंगे। पुत्र, तू तो जानता है ये गैराज ही मेरी रोजी रोटी है। मेरा पूरा परिवार इस पर चलता है। मैं मजबूर हूं बेटा। काका की आंखों में बेबसी के आंसू थे। अर्जुन सब समझ गया। विक्रम ने इस बार ऐसी चाल चली थी जिसका कोई तोड़ नहीं था। उसने काका को मजबूर कर दिया था। उसने अर्जुन के चरित्र पर ऐसा दाग लगा दिया था कि अब उसे इस शहर में कोई भी मैकेनिक का काम नहीं देगा। उसने उसके हाथों से उसका हुनर, उसकी रोजी रोटी छीनने का पूरा इंतजाम कर दिया था। अब अर्जुन के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था सिवाय अपनी सांसों के। गराज के दरवाजे से निकलकर अर्जुन एक बार फिर सड़क पर था, लेकिन इस बार का सड़क पर आना पहले से बहुत अलग था। पहली बार जब उसे घर से निकाला गया था तो उसके पास कम से कम काका का सहारा और उसके हाथों में उसका हुनर था। एक उम्मीद थी कि वो फिर से सब कुछ ठीक कर लेगा, लेकिन आज विक्रम ने उससे वो उम्मीद भी छीन ली थी। उसके हाथ अब भी वही थे, लेकिन अब उन हाथों में कोई काम नहीं था। उसके चरित्र पर एक ऐसा दाग लगा दिया गया था जिसे शायद वो कभी धो नहीं पाएगा। उसने चलना शुरू किया, बिना किसी मंजिल के, बिना किसी मकसद के। दिन रात में बदल गया और रात दिन में। उसे कुछ होश नहीं था। पहली रात उसने एक बस स्टॉप की बेंच पर गुजारी। ठंडी हवा उसके जिस्म को काट रही थी, लेकिन उसके अंदर का तूफान इतना बड़ा था कि उसे बाहर की कोई परवाह नहीं थी। दूसरी रात उसने रेलवे स्टेशन के एक अनजान कोने में काटी। ट्रेनों का शोर, लोगों की भीड़, सब कुछ उसे अपने अकेलेपन का और भी ज्यादा एहसास दिला रहा था। उसकी जेब में काका के दिए हुए चाय के पैसों के बाद कुछ चंद सिक्के ही बचे थे। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। उसके पेट में भूख से आग लग रही थी। वो एक ढाबे के पास से गुजरा जहां गर्मा गर्म परांठे बन रहे थे। उनकी खुशबू ने उसकी भूख को और भड़का दिया। एक पल के लिए उसके कदम रुके। उसने अपनी जेब टटोली। इतने पैसे नहीं थे कि वो एक परांठा भी खरीद सके। अपनी बेबसी पर उसे रोना आ गया। वो वहां से आगे बढ़ गया। भूख और कमजोरी से उसका सर चक्कर खा रहा था। उसके पैर उसे अनजाने में ही उस गली की तरफ ले आए जहां गुप्ता जी का वो मकान था जिसमें कभी उसका छोटा सा कमरा हुआ करता था। शायद इंसान जब सब कुछ खो देता है तो वो अपनी पुरानी यादों के पास ही लौटकर जाता है। वो वहां किसी से मिलने नहीं आया था, बस उस गली की जानी पहचानी दीवारों को देखना चाहता था। गली के नुक्कड़ पर एक छोटा सा पार्क था जहां कॉलोनी के बुजुर्ग और औरतें अक्सर शाम को बैठते थे। अर्जुन थककर वहीं एक खाली बेंच पर बैठ गया। उसके कपड़े मैले हो चुके थे, चेहरे पर 2 दिन की दाढ़ी उगाई थी और आंखें अंदर को धंस गई थीं। वो अपनी उम्र से 10 साल बड़ा लग रहा था। वो बस सर झुकाए जमीन को घूर रहा था जब उसे कुछ जानी पहचानी आवाजें सुनाई दीं। उसने सर उठाकर देखा। पार्क में 5-6 औरतें बैठी थीं। ये वही औरतें थीं जो उसे बचपन से जानती थीं, जो कभी उसकी ईमानदारी की मिसाल देती थीं, उसके पढ़ने लिखने की तारीफ करती थीं। आज उनकी आंखों में उसके लिए तारीफ नहीं, नफरत और मजाक था।
उन्होंने उसे पहचान लिया था और अब वो उसके बारे में ही बातें कर रही थीं, इतनी जोर से कि हर लफ्ज अर्जुन के कानों तक साफ साफ पहुंच रहा था। अरे शर्मा आंटी, ये देखो, एक औरत ने दूसरी से कहा। ये वही अर्जुन नहीं है जो गुप्ता जी के यहां किराए पर रहता था? देखो तो क्या हाल हो गया है इसका। हाँ बहन, वही है, दूसरी औरत ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। सुना है गुप्ता जी ने इसे लात मारकर निकाल दिया। कहते हैं चोर उचक्का है, रात को अजीब अजीब हरकतें करता था। ये सुनकर अर्जुन का दिल कट गया। तो विक्रम की फैलाई हुई अफवाह यहां तक भी पहुंच गई थी। तीसरी औरत, जिसका नाम शांति था, बोली, चोर तो होगा ही, बड़ी बड़ी उम्मीदें पाल रखी थी इसने। सुना है किसी बहुत ही अमीर बाप की बेटी के पीछे पड़ा हुआ था, सोच रहा था उससे शादी करके रातों रात खुद भी अमीर बन जाएगा। हाँ हाँ, मैंने भी यही सुना है, पहली औरत ने जोश में कहा। ही थॉट ही कुड मैरी रिच। अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? कहाँ वो हीरो में तुलने वाली लड़की और कहाँ ये सड़क छाप। भला ऐसे भी कोई सपने देखता है? हर एक शब्द अर्जुन के दिल पर एक नए जख्म की तरह लग रहा था। ये वो लोग थे जिनके बच्चों को उसने फ्री में ट्यूशन पढ़ाया था, जिनके घर का छोटा मोटा काम उसने बिना पैसे लिए कर दिया था। आज वही लोग उसकी इज्जत को तार तार कर रहे थे। अमीर लड़कियां ऐसे लड़कों से बस खेलती हैं, उनके साथ घर नहीं बसाती। शांति ने ज्ञान देते हुए कहा। उस लड़की की तो सुना है शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विक्रम शर्मा से सगाई हो गई है। सही किया उसने, इसको तो दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। अच्छा ही हुआ, एक और औरत ने आखिरी चोट मारी। ऐसे लोगों को उनकी औकात याद दिलाते रहना चाहिए। जब चादर छोटी हो तो पैर उतने ही फैलाने चाहिए। बस, इसके आगे सुनने की हिम्मत अर्जुन में नहीं थी। ये जिल्लत उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। ये उसके दुश्मनों की तरफ से नहीं आई थी, ये उसके अपनों की तरफ से आई थी, जिनको वो कभी अपना समझता था। उसने सोचा था कि उसने सब कुछ खो दिया है। आज उसे एहसास हुआ कि उसने लोगों का थोड़ा बहुत विश्वास और इज्जत भी खो दी थी। वो तेजी से बेंच से उठा। उसका सर शर्म से झुका हुआ था। वो उन औरतों की तरफ देखे बिना वहां से भागने लगा। उसे उनकी हंसने की आवाज अपने पीछे सुनाई दे रही थी। वो बस उस गली से, उस पार्क से, उन लोगों से दूर चला जाना चाहता था। वो तेजी से एक कोने पर मुड़ा और अचानक किसी से टकरा गया। उसने घबराकर सर उठाया। सामने रोहन खड़ा था। रोहन शायद उसे ही ढूंढता हुआ वहां आया था। अर्जुन का ये बिखरा हुआ, मैला कुचैला रूप देखकर रोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अर्जुन के पीछे उन औरतों को अभी भी फुसफुसाते हुए देखा और वो सारा माजरा समझ गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और अफसोस एक साथ आ गया। अर्जुन, भाई। रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि रोहन कुछ कह पाता, अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा टूटकर उसके गाल पर बह गया। उसने ना में सर हिलाया, जैसे कह रहा हो कि मुझे अब किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, और वो रोहन को वहीं खड़ा छोड़कर उसके पास से गुजरकर तेजी से आगे बढ़ गया। अर्जुन रुक, मेरी बात तो सुन। अर्जुन, रोहन पीछे से चिल्लाता रहा, पर अर्जुन नहीं रुका। वो अब अपने आखिरी दोस्त से भी दूर भाग रहा था। वो अकेलेपन को चुन रहा था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि इस दुनिया में उसके जैसों के लिए हमदर्दी भी एक तरह की बेइज्जती ही होती है। रोहन की आवाज उसके पीछे धीरे धीरे शांत हो गई, जैसे अर्जुन ने अपने दोस्त को नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के आखिरी सहारे को भी पीछे छोड़ दिया हो। अब वो सच में अकेला था, एक ऐसी नाव की तरह जिसे समुंदर में तूफान के हवाले कर दिया गया हो। न कोई दिशा, न कोई मंजिल। उसके अंदर अब गुस्सा भी नहीं बचा था। गुस्सा करने के लिए भी एक वजह चाहिए होती है, एक उम्मीद चाहिए होती है कि चीजें ठीक हो सकती हैं। उसकी सारी उम्मीदें मर चुकी थीं। अब वो अपने दुश्मनों से नहीं, अपनी किस्मत से हार चुका था। वो चलता रहा। शहर की सड़कें, जो कभी उसे मौकों से भरी लगती थीं, अब उसे एक भूले भुलैया की तरह लग रही थीं, जिसका हर रास्ता एक बंद दीवार पर खत्म होता था। उसकी भूख अब दर्द की हद पार कर चुकी थी। कमजोरी के कारण उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसे लग रहा था कि वो कहीं भी गिर पड़ेगा और कोई उसे उठाने वाला नहीं होगा। उसके मन में पहली बार एक भयानक ख्याल आया, क्या मर जाना इससे बेहतर नहीं होगा? इस जिल्लत, इस भूख, इस अकेलेपन से तो छुटकारा मिल जाएगा। ये सोचते सोचते उसके कदम उसे शहर के सबसे बड़े गुरुद्वारे के पास ले आए। बाहर से ही गुरबानी की मीठी धुन सुनाई दे रही थी, जो उसके जले हुए दिल पर ठंडी फुहार जैसी लगी। उसने देखा, गुरुद्वारे के एक तरफ लंगर चल रहा था। जमीन पर दरियां बिछी थीं और गरीब लाचार लोग लाइन में बैठकर खाना खा रहे थे। गरम गरम दाल और रोटी की खुशबू हवा में तैर रही थी। अर्जुन की भूख अचानक से फिर जाग उठी।
उसके मुंह में पानी भर आया। एक पल के लिए उसने सोचा कि वो भी जाकर उस लाइन में बैठ जाए। आखिर भूख से बड़ा तो कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके पैर वहीं जम गए। उसके कानों में उसके पड़ोसियों के शब्द गूंज उठे, अपनी औकात में रहना चाहिए। उसे शर्म आ गई। मैं इस लायक भी नहीं बचा कि भगवान के दर से मुफ्त का खाना खा सकूं। उसकी खुद की नजरों में उसकी इज्जत इतनी गिर चुकी थी कि वो खुद को उन गरीबों से भी नीचे समझने लगा था। वो पीछे हटकर एक दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। वो बस लोगों को खाना खाते हुए देख रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी उसकी नजर दो चीजों पर पड़ी। पास में ही एक छोटा सा आवारा कुत्ते का पिल्ला बारिश के बाद की ठंडी हवा से कांपता हुआ एक कोने में दुबक कर बैठा था। वो इतना कमजोर था कि उससे ठीक से रोया भी नहीं जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। और थोड़ी ही दूर सीढ़ियों के नीचे एक बहुत ही बूढ़ी कमजोर सी औरत एक फटे हुए कंबल में लिपटी बैठी थी। उसके हाथ पैर इतने कांप रहे थे कि वो लंगर की लाइन तक चलकर जाने की हालत में भी नहीं थी। उसकी आंखें भी लंगर की तरफ ही लगी थीं, एक हसरत के साथ। अर्जुन उन दोनों को देखता रहा, एक बेजुबान जानवर और एक लाचार इंसान। दोनों उसी की तरह भूखे और बेबस थे, शायद उससे भी ज्यादा। अर्जुन कम से कम चल फिर तो सकता था, लड़ तो सकता था। उनके पास तो वो भी नहीं था। एक अजीब सी कश्मकश उसके अंदर शुरू हो गई। उसकी अपनी भूख जो उसे पागल किए दे रही थी, और इन दोनों की बेबसी। पता नहीं कहां से उसके अंदर एक हिम्मत आई। उसने सोचा, मैं तो पहले ही मर चुका हूं, मेरे जीने या मरने से अब क्या फर्क पड़ता है। लेकिन शायद मैं मरने से पहले किसी के काम तो आ सकता हूं। उसने अपनी सारी शर्म, सारी हिचकिचाहट को एक तरफ रखा, अपने सर को एक कपड़े से ढका और गुरुद्वारे की लंगर वाली लाइन में जाकर खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो सेवा करने वाले ने उसके हाथ में एक स्टील की थाली पकड़ा दी, जिसमें गरम दाल और 2 रोटियां थीं। थाली हाथ में आते ही उसकी भूख ने फिर जोर मारा। उसका मन किया कि वो वहीं बैठकर एक सांस में सब कुछ खा जाए। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर उसे वो कांपता हुआ पिल्ला और वो बुढ़ी अम्मा याद आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी भूख पर काबू पाया। वो थाली लेकर सीधा उस बुढ़ी अम्मा के पास गया। अम्मा ने उसे आते देखा तो घबरा गई। शायद उसे लगा कि अर्जुन उसे वहां से भगाने आया है। डर मत माई, ने अर्जुन ने बहुत धीमी और नर्म आवाज में कहा, ये आपके लिए है। उसने पूरी थाली उनके आगे रख दी। बुढ़ी अम्मा की आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थीं। उन्होंने पहले थाली को देखा, फिर अर्जुन के मैले कुचैले कपड़े और बिखरे हुए चेहरे को। उनकी झुर्रियों भरी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तू खुद भी तो भूखा लग रहा है। मेरा पेट भरा है माई, आप खाओ, अर्जुन ने झूठ बोला। बुढ़ी अम्मा ने कांपते हाथों से रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाला। उन्होंने अर्जुन के सर पर हाथ रखा। जीता रह बेटा, वाहेगुरु तेरी हर मुराद पूरी करे, तेरा भला हो। न जाने कितने दिनों बाद किसी ने उसके लिए अच्छे शब्द कहे थे। उस बुढ़ी औरत की दुआ उसके सूखे हुए दिल पर बारिश की पहली बूंद की तरह गिरी। एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी शांति उसे महसूस हुई। वो वहां से उठा और उस पिल्ले के पास गया। उसने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उसके सामने रख दिए। पिल्ला पहले तो डरा, लेकिन फिर खुशबू सूंघकर वो तेजी से रोटी खाने लगा। खाने के बाद उसने शुक्रिया अदा करने के अंदाज में अपनी पूंछ हिलाई और अर्जुन के पैरों से लिपट गया। अर्जुन के चेहरे पर न जाने कितने दिनों बाद एक हल्की सी, बेहद फीकी सी मुस्कान आई। उसका पेट अभी भी खाली था, लेकिन उसका दिल, जो इतने दिनों से पत्थर बना हुआ था, आज उसमें हल्की सी हलचल हुई थी। उसने ये साबित कर दिया था कि दुनिया ने भले ही उसके साथ बुरा किया हो, लेकिन वो बुरा नहीं बना था। उसकी इंसानियत अभी जिंदा थी। रात हो चुकी थी। अर्जुन ने गुरुद्वारे की सीढ़ियों के पास ही एक सूखी जगह देखी और वहीं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। भूख और दिन भर की थकान के मारे उसकी आंखें बंद हो रही थीं। वो एक अजीब सी बेहोशी में जा ही रहा था जब उसे अपने पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने भारी पलकें उठाई। सामने एक लड़की खड़ी थी। उसने एक साधारण सा लेकिन बहुत एलिगेंट सूट पहना हुआ था। उसका चेहरा शांत और आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी। वो उसे ही देख रही थी। ये रिया मल्होत्रा थी। वो भी गुरुद्वारे में माथा टेकने आई थी और उसने दूर से अर्जुन की इस पूरी कहानी को, इसकी दरियादिली को खामोशी से देख लिया था। तुम ठीक हो? रिया ने बहुत नर्म और फिक्रमंद आवाज में पूछा। अर्जुन उसके अनजान चेहरे को और उसकी आवाज में छिपी हमदर्दी को सुनकर चौंक गया। इस शहर में जहां हर कोई उसे नोबडी समझता था, ये कौन थी जो उससे उसका हाल पूछ रही थी?
अर्जुन की आंखों के सामने उस अनजान लड़की का चेहरा धुंधला सा था। उसके कानों में उसकी नरम आवाज एक अजीब सी दस्तक दे रही थी। तुम ठीक हो? इस भीड़भाड़ वाली मतलबी दुनिया में जहां लोग दूसरों के दुख पर हंसते थे, ये सवाल ही अपने आप में एक हैरानी की बात थी। अर्जुन, जिसे अब किसी पर भी विश्वास नहीं रहा था, एकदम से सतर्क हो गया। उसे लगा ये भी शायद एक नया मजाक है, उसकी बेबसी पर एक नया तंज। उसने अपने जिस्म की सारी ताकत इकट्ठी की और उठकर खड़ा हो गया। मैं ठीक हूं, उसने एक रूखी और ठंडी आवाज में कहा। उसका इरादा वहां से तुरंत चले जाने का था, लेकिन वो लड़की रिया उसके इस रूखेपन से पीछे नहीं हटी। उसकी नजरों में हमदर्दी के साथ एक अजीब सी आदर का भाव भी था। लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहे हो, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। मैंने देखा था, तुमने अपना खाना उस बूढ़ी अम्मा को दे दिया, अपनी रोटी उस पिल्ले को खिला दी। तुम खुद कब से भूखे हो? अर्जुन सुनकर ठिठक गया। तो इसने सब कुछ देख लिया था। उसके अंदर एक शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसकी गरीबी, उसकी लाचारी सब इस लड़की के सामने नंगी हो गई है। आप कौन है और आपको इस सबसे क्या मतलब? उसकी आवाज में अब भी विश्वास की कमी साफ झलक रही थी। मेरा नाम रिया है, उसने अपना परिचय बहुत साधारण ढंग से दिया। और मतलब बस इतना है कि इंसानियत अभी पूरी तरह से मर नहीं गई है। उसने पास के एक छोटे से ढाबे की तरफ इशारा किया। चलो मेरे साथ कुछ खा लो। ये सुनते ही अर्जुन का आत्मसम्मान जाग उठा। नहीं शुक्रिया, मुझे भीख नहीं चाहिए। ये शब्द उसके मुंह से तेजाब की तरह निकले। दुनिया ने उसे भिखारी बना दिया था, पर वो खुद को भिखारी मानने से इनकार कर रहा था। रिया उसके इस जवाब से बुरा मानने के बजाय हल्का सा मुस्कुराई। ऐसा लगा जैसे उसे अर्जुन से ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। गुड, क्योंकि मैं भीख दे भी नहीं रही हूं। उसने एक अलग ही पासा फेंका। एक्चुअली मैं आपसे एक हेल्प मांग रही हूं। मैं यहां गुरुद्वारे आई थी, पर अब लौटने में देर हो गई। मुझे बहुत भूख लगी है, पर मुझे इस वक्त अकेले ढाबे पर बैठने में बहुत अजीब लगता है। क्या आप प्लीज मुझे कंपनी दे सकते हैं? बिल मैं पे कर दूंगी। प्लीज इसे एक हेल्प समझकर मना मत करना। अर्जुन उसकी तरफ देखता रह गया। क्या तरीका था बात कहने का। उसने उसकी मदद की पेशकश भी की और उसके आत्मसम्मान को ठेस भी नहीं लगने दी। अर्जुन की भूख उसके गुस्से और उसकी शर्म पर हावी हो चुकी थी, और उस लड़की की आंखों में उसे वो मजाक नहीं दिख रहा था जो उसने मीरा के परिवार और विक्रम की आंखों में देखा था। उसने ना चाहते हुए भी धीरे से हाँ में सर हिला दिया। ढाबा छोटा सा लेकिन साफ सुथरा था। रिया ने एक कोने की टेबल चुनी और 2 प्लेट दाल मखनी और रोटी का ऑर्डर दिया। जब तक खाना आया, दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी बनी रही। अर्जुन की नजरें झुकी हुई थीं। उसे शर्म आ रही थी। खाना आते ही अर्जुन अपने आप को रोक नहीं पाया। वो जिस तरह से खा रहा था, उससे साफ पता चल रहा था कि वो कितने दिनों का भूखा है। रिया ने एक बार भी उसे अजीब नजरों से नहीं देखा। वो बहुत शांति से अपना खाना खाती रही, जैसे ये सब बहुत आम बात हो। आप यहां आसपास रहते हैं? रिया ने आखिरकार खामोशी तोड़ी। अब नहीं, अर्जुन ने बस इतना ही जवाब दिया। रिया ने उसकी आंखों में छुपे दर्द को महसूस कर लिया। वो समझ गई कि ये इंसान एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। उसने उससे और कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछा। इसके बजाय वो बोली, जानते हो, मैं यहां अक्सर आती हूं। जब भी मन बहुत परेशान होता है या लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो यहां आकर गुरबानी सुनकर बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई है जो सब देख रहा है। अर्जुन ने उसकी बात सुनकर एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। सब कुछ गलत हो रहा है। क्या इस लड़की की जिंदगी में भी परेशानियां थीं? ये तो देखने में किसी अमीर घर की लगती थी। खाना खाते हुए रिया की नजर अर्जुन के हाथों पर गई। उन हाथों पर मेहनत की वजह से पड़े हुए निशान, नाखूनों में हल्की सी कालिक। वही हाथ जिनके लिए उसे ग्रीस लगे हाथ का ताना मिला था। लेकिन रिया की आंखों में उन हाथों के लिए नफरत या घिन नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मान था। उसे वो हाथ एक मेहनतकश, ईमानदार इंसान के हाथ लगे। खाना खत्म हो चुका था। अर्जुन का पेट भर गया था और उसके दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया था। एक अनजान ने उस पर विश्वास किया था, उसके साथ इज्जत से पेश आई थी। शुक्रिया। जब वो ढाबे से बाहर निकले, अर्जुन ने इस बार दिल से कहा। रिया मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, ये हेल्प थी। तुमने मेरी मदद की। वो जाने के लिए मुड़ी, पर फिर एक पल के लिए रुकी। ऐसा लगा जैसे वो कुछ सोच रही हो। फिर उसने अपने पर्स से एक बिजनेस कार्ड निकाला। सुनो, मैं जानती हूं हम अनजान हैं, लेकिन मैंने देखा तुम एक अच्छे इंसान हो। अगर अगर तुम्हें कभी किसी काम की जरूरत हो, तो इस कार्ड पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हो। ये मेरे पापा के ऑफिस का नंबर है।
मैं उनसे तुम्हारे लिए बात कर सकती हूं, वो जरूर कुछ ना कुछ कर देंगे। उसने वो कार्ड अर्जुन के हाथ में थमा दिया और इससे पहले कि अर्जुन मना कर पाता, वो तेजी से अपना ख्याल रखना कहकर वहां से चली गई। उसकी गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी थी, जिसमें उसका ड्राइवर इंतजार कर रहा था। अर्जुन कुछ देर उसे जाते हुए देखता रहा। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े उस छोटे से कार्ड पर नजर डाली। सफेद कार्ड पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज, और उसके नीचे एक नाम और पद, रिया मल्होत्रा, डायरेक्टर। मल्होत्रा, ये नाम एक बिजली की तरह अर्जुन के पूरे जिस्म में दौड़ गया। वही नाम, मीरा का नाम, मिस्टर मल्होत्रा का नाम, उस परिवार का नाम जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसके हाथ कांपने लगे। कार्ड उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। ये क्या मजाक था? क्या ये लड़की मीरा के परिवार से है? क्या ये सब एक साजिश का हिस्सा था? उसकी हमदर्दी, उसका खाना खिलाना, उसकी मदद की पेशकश, क्या ये सब एक झूठ था? एक नया और भी गहरा जाल जो उसके दुश्मन उसके लिए बुन रहे थे? अर्जुन का सर चक्कर खा गया। जिस अंजाल में उसे एक फरिश्ता नजर आया था, वो अब उसे उसके सबसे बड़े दुश्मन के रूप में दिख रही थी। मल्होत्रा, ये एक शब्द नहीं, एक जहरीला खंजर था जो अर्जुन के सीने में उतर गया था। उसके हाथ में पकड़ा वो छोटा सा कार्ड उसे पहाड़ से भी ज्यादा भारी लगने लगा। रिया मल्होत्रा, डायरेक्टर, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज, वही परिवार जिसने उसकी जिंदगी को एक मजाक बनाकर रख दिया था। तो क्या यह सब एक साजिश थी? क्या उस लड़की की हमदर्दी, उसका खाना खिलाना, उसके काम की पेशकश सब एक नाटक था? उसे इस टूटी हुई हालत में देखकर उस पर तरस खाने का दिखावा करके उसे और जलील करने का एक नया तरीका था? अर्जुन का दिमाग इन्हीं सवालों में उलझ गया। उसका दिल विश्वास नहीं करना चाहता था। मीरा की आंखों में उसने एक ऐसी सच्चाई देखी थी जो मीरा की आंखों में अब कहीं खो गई थी। लेकिन उसका दिमाग, जो धोखे खा खाकर थक चुका था, अब किसी पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में उस कार्ड को अपनी मुट्ठी में भींचकर मसल दिया और उसे सड़क पर फेंक दिया। उसे लगा जैसे वो कार्ड नहीं, बल्कि उस झूठी हमदर्दी को कुचल रहा है। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि एक अनजान की बातों में आ गया? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। यहां हर इंसान बस अपना फायदा देखता है। उसके अंदर एक आखिरी, बेहद कमजोर सी उम्मीद ने सर उठाया। उसे मीरा से मिलना था, बस एक आखिरी बार। वो उससे इन सब सवालों के जवाब मांगना चाहता था। क्या रिया सच में उसकी बहन है? क्या ये सब उन सब का मिलकर बनाया हुआ कोई प्लान है? चाहे जवाब कितना भी कड़वा हो, अर्जुन अब उसे सुनना चाहता था। अगले दिन वो उसी कॉलेज के गेट के बाहर जाकर खड़ा हो गया, जहां कभी वो मीरा का घंटों इंतजार किया करता था। आज भी वो इंतजार कर रहा था, लेकिन आज उसकी आंखों में प्यार नहीं, बस कुछ टूटे हुए सवाल थे। उसके मैले कपड़े और बिखरे हुए बाल देखकर गार्ड ने उसे वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन एक जिद्दी पत्थर की तरह वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद एक लाल रंग की चमचमाती स्पोर्ट्स कार आकर गेट पर रुकी। अर्जुन उस गाड़ी को पहचानता था। ये विक्रम की गाड़ी थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। पैसेंजर सीट का दरवाजा खुला और उसमें से मीरा बाहर निकली। उसने एक महंगी डिजाइनर ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बाल परफेक्ट थे। उसके चेहरे पर एक एतमाद था। ये वो साधारण सी मासूम मीरा नहीं थी जिससे अर्जुन ने प्यार किया था। ये एक अलग ही मीरा थी जो दौलत की चमक में नहाई हुई थी। विक्रम गाड़ी से बाहर झुका और उसने मीरा के गाल पर एक हल्का सा किस किया। सी यू इन द इवनिंग ब्यूटिफुल, उसने कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये मंजर देखकर अर्जुन के सीने में एक आग सी लग गई। तो अब ये सब खुलेआम हो रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर मीरा का रास्ता रोक लिया। मीरा? मीरा ने उसे देखा और उसकी आंखें हैरानी और गुस्से से फैल गईं। उसे इस बात पर ज्यादा झटका लगा कि अर्जुन ऐसी फटेहाल हालत में उसके सामने आने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है। अर्जुन, तुम यहां क्या कर रहे हो? और ये क्या हालत बना रखी है अपनी? उसकी आवाज में फिक्र नहीं, सिर्फ शर्मिंदगी थी, जैसे वो अपने दोस्तों के सामने अर्जुन के साथ दिखना नहीं चाहती थी। मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूं। अर्जुन की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। बस सच सच जवाब दे दो। क्यों किया तुमने ऐसा मीरा? वो पार्टी, विक्रम, क्या हमारा 3 साल का प्यार इतना कमजोर था कि एक हीरो की अंगूठी के आगे हार गया? मीरा ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो इसके इस सवाल से पक चुकी हो। इस बार उसकी आंखों में ना कोई आंसू थे, ना कोई मजबूरी, सिर्फ एक ठंडी, कठोर सच्चाई थी। प्यार? उसने एक मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। अर्जुन, बड़े हो जाओ अब। प्यार से पेट नहीं पलता, ना ही घर की ईएमआई भरी जाती है। मैं एक प्रैक्टिकल लड़की हूं।
और एक प्रैक्टिकल फ्यूचर चाहती हूं। उसने अर्जुन की तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे वो उसे पहली बार देख रही हो। आज मेरी बात ध्यान से सुनो अर्जुन, और हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लो। उसकी आवाज एकदम साफ और तीखी थी। तुम मेरा बीता हुआ कल थे, मेरा आने वाला कल नहीं हो। यू आर नॉट माई फ्यूचर। ये शब्द अर्जुन के लिए उस सगाई के ऐलान से भी ज्यादा तकलीफदेह थे। मीरा आगे बोली, विक्रम मेरा फ्यूचर है। वो मुझे वो जिंदगी दे सकता है जिसे मैं डिजर्व करती हूं। एक ऐसी जिंदगी जिसका तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। अब भी समझ नहीं आया? उसने आखिरी बार अर्जुन के हाथों की तरफ देखा, उन्हीं हाथों की तरफ जिन्हें पकड़कर उसने कभी साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। आज उसकी नजरों में उन हाथों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। एक बार खुद को देखो और फिर विक्रम को देखो, तुम्हें तुम्हारा जवाब अपने आप मिल जाएगा। ये कहकर वो उसके पास से ऐसे गुजर गई जैसे वो कोई सड़क पर पड़ा पत्थर हो। उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। वो कॉलेज के आलीशान गेट के अंदर चली गई, अर्जुन को वहीं अपने टूटे हुए वजूद के साथ अकेला छोड़कर। अब कोई गलतफहमी नहीं बची थी, ना कोई मजबूरी का पर्दा था। ये एक साफ खुला हुआ धोखा था जिसे मीरा ने अब पूरी तरह से कबूल कर लिया था। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, सुन, खाली। उसके कानों में बस मीरा के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, यू आर नॉट माई फ्यूचर। इन शब्दों ने उसके अंदर बची खुची आखिरी उम्मीद को भी हमेशा के लिए मार दिया था। वो निराशा में पीछे मुड़ा कि वहां से चला जाए। तभी उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ पड़ी। विक्रम की लाल स्पोर्ट्स कार वहीं खड़ी थी। वो गया नहीं था, वो कार के अंदर बैठा ये पूरा तमाशा देख रहा था। अर्जुन ने देखा, विक्रम के चेहरे पर एक जीत की, एक बेहद क्रूर मुस्कान थी। उसकी आंखें अर्जुन की इस बेइज्जती का पूरा मजा ले रही थीं। उसने जानबूझकर मीरा को यहां छोड़ा था ताकि वो अर्जुन की आखिरी बेइज्जती को अपनी आंखों से देख सके। उनकी नजरें मिली। विक्रम ने अर्जुन को एक मॉकिंग सैल्यूट किया, जैसे कह रहा हो गेम ओवर, और फिर उसने तेजी से अपनी गाड़ी भगा दी। अब अर्जुन को समझ आया, ये सिर्फ मीरा का इनकार नहीं था, ये विक्रम द्वारा रचा गया एक नाटक था जिसका अंतिम अंजाम अर्जुन को पूरी तरह से तोड़ना था, और वो अपने इस मकसद में कामयाब हो चुका था। मीरा के कहे हुए शब्द और विक्रम की वो जहरीली मुस्कान अर्जुन के दिमाग में एक टेप रिकॉर्डर की तरह बार बार बज रहे थे। वो कॉलेज के गेट से कैसे और कब हटा उसे कुछ होश नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका जिस्म चल रहा है, लेकिन उसकी रूह वहीं फुटपाथ पर मर चुकी थी। वो अब दुखी नहीं था, वो टूटा हुआ नहीं था, वो खाली हो चुका था। एक ऐसा बर्तन जिसमें से सब कुछ निकाल लिया गया हो और अब बस एक खोखली गूंज बाकी रह गई हो। उसके कदम उसे फिर से उसके पुराने मोहल्ले की तरफ ले आए। एक कातिल हमेशा अपने जुर्म की जगह पर लौटता है। शायद एक टूटा हुआ इंसान भी अपनी टूटी हुई यादों के पास ही लौटता है। वो मोहल्ले के मशहूर मार्केट में आ पहुंचा। ये वही मार्केट थी जहां बचपन में वो काका की उंगली पकड़कर घूमता था, जहां के दुकानदार उसे चॉकलेट देते थे, उसकी पढ़ाई की तारीफ करते थे। आज उसे वही मार्केट एक अजनबी जगह लग रही थी। वो थक कर एक बंद दुकान की सीढ़ी पर बैठ गया। उसकी नजरें जमीन पर टिकी थीं। वो किसी को नहीं देखना चाहता था, लेकिन बाजार की हर नजर उसी पर टिकी हुई थी। पड़ोसियों की फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ रही थी। लोग उसे देखकर आपस में इशारे कर रहे थे। वही बातें, वही ताने। देखो, वही है, अमीर लड़की के चक्कर में बर्बाद हो गया। सुना है काम धंधा भी छूट गया है। अर्जुन सब सुन रहा था, लेकिन अब उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो पत्थर बन चुका था। तभी बाजार की शांत दोपहर में एक इंजन के गुर्राने की तेज आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार, जो उस तंग सी गली में बिल्कुल अजीब लग रही थी, हवा की तरह आई और ठीक बाजार के बीच में आकर रुकी। दरवाजा खुला और विक्रम शर्मा बाहर निकला। उसने आज एक सफेद रंग की लिनन शर्ट और महंगे सनग्लासेस पहने थे। वो किसी फिल्म स्टार की तरह लग रहा था। उसे देखकर दुकानदारों में एक खुसर-फुसर शुरू हो गई। सब जानते थे कि ये शर्मा इंडस्ट्रीज का मालिक है। विक्रम यहां गलती से नहीं आया था। उसका मकसद साफ था। उसने आंखों से चश्मा उतारा और भीड़ पर एक नजर डाली, जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को देख रहा हो। उसकी नजर सीढ़ियों पर बैठे, जमीन में नजरें गड़ाए अर्जुन पर पड़ी। उसके होठों पर वही जीत वाली मुस्कान आ गई। लेकिन वो सीधा अर्जुन के पास नहीं गया। उसने एक नाटक शुरू करने का फैसला किया। वो पास के सबसे पुराने किराना स्टोर के मालिक बंसल जी के पास गया। नमस्ते बंसल जी, कैसा चल रहा है सब?
उसने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि आसपास के सभी लोग सुन लें। नमस्ते विक्रम बेटा, नमस्ते। आओ आओ, आपने कैसे तकलीफ की? बंसल जी उसकी चापलूसी में लग गए। अब सबका ध्यान विक्रम पर था। यही वो चाहता था। उसने बंसल जी के कंधे पर हाथ रखा और फिर अपना चेहरा उदास बनाते हुए अर्जुन की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज अब हमदर्दी से भरी हुई थी, लेकिन उस हमदर्दी में छिपा जहर सबको महसूस हो रहा था। क्या करूं बंसल जी, यहां आना पड़ा। उसने एक ठंडी आह भरी। वो देखिए, मेरा छोटा भाई अर्जुन, उसे देखकर दिल को कितनी तकलीफ होती है। अब पूरे बाजार की नजरें विक्रम से हटकर अर्जुन पर चली गईं। लोग आपस में बातें करने लगे, ये विक्रम का भाई है, ऐसी हालत में। विक्रम अब अपनी परफॉर्मेंस के अगले हिस्से पर आ चुका था। बेचारा नादान है, थोड़े बड़े सपने देख लिए थे। सोचा था मीरा मल्होत्रा से शादी करके मल्होत्रा एम्पायर का दामाद बन जाएगा। उसने आगे कहा, जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज खोल रहा हो। मैंने कितना समझाया था कि बेटा अपनी चादर देखकर पैर फैलाओ, पर प्यार में अंधा हो गया था। वो अब आसपास खड़े लोगों की भीड़ से मुखातिब हुआ। आप लोग ही बताइए, क्या मीरा जैसी परी, जिसके आगे पीछे नौकर चाकर घूमते हैं, इसके साथ खुश रह पाती? कहाँ वो चांद का टुकड़ा और कहाँ ये बेचारा आज सड़क पर बैठा है। लोग हाँ में हाँ मिला रहे थे। उन्हें विक्रम की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। घर से मकान मालिक ने निकाल दिया, गराज से काम छूट गया। विक्रम ने अफसोस जताते हुए कहा, सुना है आजकल गुरुद्वारे के लंगर में खाना खाकर गुजारा कर रहा है। हमारे खानदान का, मेरे स्वर्गीय चाचा जी का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। ये सुनकर अर्जुन का सर शर्म से और झुक गया। विक्रम ने उसकी हर कमजोरी, हर दुख का तमाशा बना दिया था। उसने उसके हर जख्म को कुरेद कर, उस पर नमक छिड़क कर पूरी दुनिया के सामने नुमाइश पर लगा दिया था। अपना ये हमदर्दी का नाटक पूरा करने के बाद विक्रम धीरे धीरे चलकर अर्जुन के पास आया। वो उसके सामने सीढ़ियों पर बैठ गया, उसके बराबर। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। अर्जुन, उसने बहुत धीमी, जैसे सच में फिक्र हो, आवाज में कहा, सुन, परेशान मत हो। जिंदगी में ये सब चलता रहता है। अगर पैसों की कोई जरूरत पड़े तो एक बार बोल देना, आखिर भाई है तू मेरा। उसने अपनी जेब से वॉलेट निकाला। 200-400 रुपए दे दूंगा, तेरा हफ्ते भर का रोटी का खर्चा निकल जाएगा। ये कहकर उसने अर्जुन के गाल को हल्का सा थपथपाया, जैसे कोई बड़े छोटे बच्चे को बहलाते हैं। ये एक ऐसी बेइज्जती थी जिसका बयान शब्दों में नहीं हो सकता था। अर्जुन ने अपनी आंखें उठाईं और पहली बार विक्रम की आंखों में देखा। उसकी नजरों में न आंसू थे, न गुस्सा, बस एक अजीब सी पथरीली खामोशी थी। विक्रम खड़ा हुआ। उसने भीड़ की तरफ देखकर एक आखिरी हमदर्दी भरी मुस्कान दी, जैसे वो कितना बड़ा दिल वाला इंसान है जो अपने गुमराह भाई की मदद कर रहा है। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठा और हवा की तरह वहां से निकल गया। नाटक खत्म हो चुका था। बाजार में लोग अब भी अर्जुन को ही देख रहे थे। अब उनकी नजरों में मजाक के साथ साथ एक अजीब सी दया भी थी, जो मजाक से भी बदतर थी। अर्जुन को लगा जैसे वो कपड़े पहने हुए भी उन 100 नजरों के सामने बिल्कुल नंगा खड़ा है। वो धीरे से उठा। उसने किसी की तरफ नहीं देखा। वो चुपचाप वहां से चलने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसके अंदर का वो खाली बर्तन, वो खोखलापन अब धीरे धीरे भरने लगा था। लेकिन पानी या प्यार से नहीं, एक अंधी, ठंडी और बेहद खतरनाक आग से। एक ऐसी नफरत से जिसका रंग काला था। जिल्लत की हर बूंद उसके टूटे हुए वजूद में एक नए तूफान को जन्म दे रही थी। उसकी आंखों की वो मासूमियत, वो नरमी आज हमेशा के लिए मर चुकी थी। उसकी जगह अब एक ऐसी आग जल रही थी जो या तो उसे जलाकर राख कर देगी या उसके दुश्मनों को। उस दिन बाजार में हुई बेइज्जती के बाद अर्जुन के अंदर जली हुई नफरत की आग भी बुझ गई। आग जलने के लिए भी ईंधन की जरूरत होती है। अर्जुन के अंदर अब ना उम्मीद का ईंधन बचा था, ना ही जीने की कोई वजह। वो उस बाजार से निकला और चलता गया। लेकिन इस बार उसका चलना भी एक जिंदा लाश की तरह था। वो अब किसी से भाग नहीं रहा था, वो बस अपने वजूद को घसीट रहा था। उसने शहर के सबसे वीरान इलाके में पनाह ली। एक आधा बना हुआ फ्लाईओवर, जिसका काम सालों से रुका हुआ था। उसके नीचे सीमेंट के बड़े बड़े पाइप पड़े थे। उसने उन्हीं में से एक पाइप को अपना घर बना लिया। दिन भर वो उस अंधेरे पाइप में पड़ा रहता, आंखें खुली पर जैसे कुछ देख नहीं रहा हो। रात को जब पूरी दुनिया सो जाती, तब वो बाहर निकलता। अब उसे न भूख लगती थी, न प्यास।
उसका जिस्म और दिमाग दोनों ने जैसे जीने की कोशिश करना ही छोड़ दिया था। उसके दिमाग में बस वही पल घूमते रहते, मीरा का वो आखिरी ठंडा सा चेहरा, यू आर नॉट माई फ्यूचर, विक्रम की वो जीत वाली क्रूर मुस्कान, पड़ोसियों के वो ताने और उन सबसे ऊपर मिस्टर मल्होत्रा के वो शब्द, ये ग्रीस लगे हाथ। उसने उन सब की बातों को सच मान लिया था। शायद वो सच कह रहे थे, मैं एक नोबडी हूं, मैं इस लायक ही नहीं था कि बड़े सपने देखूं। गलती मीरा की या विक्रम की नहीं, गलती मेरी थी। मैंने अपनी औकात से बढ़कर सोचा। इस जिल्लत का, इस दर्द का हकदार मैं खुद हूं। यह सोच उसके दिमाग में एक जहर की तरह फैल गई थी। उसने खुद से नफरत करना शुरू कर दिया था। जब भी वो पानी में अपना अक्स देखता, उसे अपने मैले कपड़े, बिखने बाल और धसी हुई आंखों वाले उस चेहरे से घिन आती। वो अब अर्जुन नहीं था, वो बस एक हारा हुआ, बेजान सा जिस्म था जो सांस ले रहा था। रोहन उसे ढूंढते ढूंढते थक गया था। काका हर रोज उसके लिए दुआ करते थे, लेकिन अर्जुन ने खुद को सबसे काट लिया था। वो इस हालत में किसी का सामना नहीं करना चाहता था। एक रात उसके सब्र का, उसके बर्दाश्त का, हर चीज का बांध टूट गया। वो अपने उस पाइप से बाहर निकला। आसमान में ना चांद था न तारे, एक घना काला अंधेरा था, बिल्कुल उसके मन के अंधेरे जैसा। उसे लगा अब और नहीं, मैं ये बोझ और नहीं उठा सकता। हर रोज, हर पल ये बेइज्जती का जहर पीने से अच्छा है कि मैं एक ही बार में इसे खत्म कर दूं। उसके कदम उसे शहर के बाहर बने एक पुराने रेलवे पुल की तरफ ले गए। ये पुल अब इस्तेमाल में नहीं था और इस पर आम लोगों की आना जाना बंद था। नीचे से अभी भी ट्रेन की पटरियां गुजरती थीं। वो पुल पर चढ़ गया। हवा बहुत तेज थी। उसने नीचे पटरियों की तरफ देखा। अंधेरे में वो काली लकीरें उसे मौत के रास्ते जैसी लगीं। उसने सोचा, बस एक कदम, सिर्फ एक कदम और ये सारा दर्द, सारी तकलीफ, सारी बेइज्जती, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर ना मीरा होगी, ना विक्रम, ना ही कोई ताने देने वाला। बस एक सुकून भरी गहरी नींद होगी। उसे काका का चेहरा याद आया, जिन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। उसे रोहन की दोस्ती याद आई, जो हर बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा रहा था। लेकिन फिर उसे अपनी ये हालत याद आई, मैं उनके लिए भी एक बोझ ही बन गया हूं। मेरे जीने से उन्हें भी तो दुख ही मिल रहा है। शायद मेरे मर जाने से उनका भी बोझ हल्का हो जाएगा। तभी उसे दूर से एक ट्रेन की हल्की सी सीटी सुनाई दी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। मौत उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस आखिरी कदम को उठाने के लिए खुद को तैयार करने लगा। जिंदगी की फिल्म उसकी आंखों के सामने घूम गई। मीरा के साथ बिताए अच्छे पल, फिर उसके दिए हुए जख्म, विक्रम की नफरत, लोगों के ताने, हर चीज उसे और भी तेजी से उस आखिरी कदम की तरफ धकेल रही थी। ट्रेन की आवाज अब और पास आ गई थी। पटरियां हल्की हल्की कांपने लगी थीं। वो पुल के बिल्कुल किनारे पर आ खड़ा हुआ। हवा के एक तेज झोंके ने उसे हिलाया। बस अब और देर नहीं। लेकिन तभी उस अंधेरे में, उस शोर में, उसके दिमाग के किसी कोने से एक बहुत ही धुंधली सी याद उभरी। एक ऐसी याद जिसे वो कब का भूल चुका था। वो बहुत छोटा था, शायद 4 या 5 साल का। वो अपने पापा के साथ एक मेले में था। उसके पापा ने उसे अपने कंधों पर बिठाया हुआ था। वो उनके मजबूत हाथों को पकड़े ऊंचाई से पूरे मेले को देख रहा था। उसे अपनी मां का मुस्कुराता हुआ चेहरा भी याद आया, जो नीचे खड़ी उन्हें देखकर हंस रही थी। फिर उसे अपने पापा की आवाज सुनाई दी, एक बहुत ही हल्की लेकिन बहुत ही मजबूत आवाज, अर्जुन, तू शर्मा खानदान का खून है बेटा, और शर्मा कभी हार नहीं मानते, कभी नहीं। शर्मा खानदान का खून, हार नहीं मानते। ये शब्द उसके जहन में एक बिजली की तरह कड़के। ये आवाज कहां से आई? ये याद कहां से आई? उसने अपनी बंद आंखों से उस चेहरे को याद करने की कोशिश की, जिसे वो कब का भुला चुका था। अपने पापा का चेहरा, अपनी मां का चेहरा। मैं कौन हूं? मैं सिर्फ एक नोबडी नहीं हूं, मैं किसी का बेटा हूं, मैं एक शर्मा हूं। यह एहसास उसकी हार मानती हुई रूह में एक छोटी सी चिंगारी की तरह था। क्या मैं ऐसे हार मान लूं? क्या मैं अपने मां बाप का नाम ऐसे मिटा दूं? एक कायर की तरह जो लड़ने से पहले ही मर गया। ट्रेन की हेडलाइट्स अब पुल के नीचे साफ दिख रही थीं। उसकी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। ट्रेन का शोर अब कानों को फाड़ रहा था। जमीन बुरी तरह से हिल रही थी। वो अभी भी पुल के किनारे पर ही खड़ा था। एक तरफ मौत का सुकून था
और दूसरी तरफ उस बचपन की याद से जागी हुई एक बेहद ही कमजोर सी लड़ने की इच्छा। उसने अपनी आंखें कस के बंद कर लीं। ट्रेन का हॉर्न उसके बिल्कुल नीचे से गूंजा। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी जैसे आसमान फट गया हो। हर तरफ बस शोर, रोशनी और कंपन था। ट्रेन गुजर गई। उसका शोर, उसकी कंपन, सब कुछ अपने पीछे एक अजीब सी, कानों को चुभने वाली खामोशी छोड़ गया। अर्जुन अभी भी उस पुल पर खड़ा था, जिंदा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। उसने मौत को बहुत करीब से देखा था, इतना करीब कि उसे उसकी ठंडी सांसों का एहसास हो रहा था। लेकिन वो उस आखिरी कदम को उठा नहीं पाया। उसके पापा के वो धुंधले से शब्द, शर्मा कभी हार नहीं मानते, उसके और मौत के बीच एक दीवार बनकर खड़े हो गए थे। वो वहीं पुल के ठंडे सख्त फर्श पर घुटनों के बल गिर गया। उसके अंदर अब न दुख था, न गुस्सा, न ही कोई खुशी। बस एक अजीब सा खालीपन था, जैसे एक तूफान के गुजर जाने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही। उसने हार नहीं मानी थी, लेकिन वो जीता भी नहीं था। वो बस जिंदा बच गया था, और उस पल उसके लिए यही बहुत था। सुबह की पहली किरण जब उसके चेहरे पर पड़ी, तब उसकी आंख खुली। उसने वहीं पुल पर ठंडी हवा में अपनी जिंदगी की सबसे गहरी नींद सोई थी। उसका जिस्म अकड़ चुका था और भूख से पेट में मरोड़ उठ रहे थे। लेकिन आज उसकी आंखों में वो बेचारगी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी शांति जो सब कुछ खो देने के बाद आती है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। उसने तय कर लिया था, वो मरेगा नहीं, वो जिएगा। कैसे, ये उसे नहीं पता था। कहाँ जाएगा, क्या करेगा, इसका कोई जवाब उसके पास नहीं था। लेकिन वो जिएगा, शायद अपने लिए नहीं, पर अपने उस अनजान पिता की उस एक याद के लिए, उस शर्मा नाम के लिए, जिसका मतलब भी वो ठीक से नहीं जानता था। वो पुल से नीचे उतरा और शहर की तरफ चल पड़ा। आज उसके कदमों में वो पहले वाली बेबसी नहीं थी, आज उनमें एक ठहराव था। वो धीरे धीरे चलते हुए उसी पार्क में आ पहुंचा जो उसके पुराने घर के पास था। वही पार्क जहां पड़ोसियों ने उस पर ताने कसे थे। आज भी वहां कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने उसे देखा, आपस में कुछ कहा, लेकिन अर्जुन ने उनकी तरफ नजर उठाकर देखा भी नहीं। अब उसे उनकी बातों से, उनकी नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक बेंच पर जाकर चुपचाप बैठ गया। वो बस सोचना चाहता था, अपनी जिंदगी को शून्य से, जीरो से कैसे शुरू किया जाए। वो इन्हीं ख्यालों में डूबा था जब एक काली चमकती हुई लेकिन बेहद शांत सी गाड़ी आकर पार्क के सामने रुकी। ये विक्रम की गाड़ी जैसी शोर मचाने वाली दिखावटी नहीं थी। इसमें एक अजीब सी शान और गंभीरता थी। एक यूनिफॉर्म पहने हुए ड्राइवर ने पिछला दरवाजा खोला। गाड़ी से एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकले। उनकी उम्र लगभग 65 से 70 साल होगी। उनके बाल बिल्कुल सफेद थे, लेकिन उनकी चाल में एक अजीब सी फुर्ती थी। उन्होंने एक बेहद महंगा काले रंग का सूट पहना हुआ था। उनकी आंखों पर चश्मा था, लेकिन उसके पीछे से झांकती उनकी आंखें बहुत तेज और समझदार लग रही थी। उन्हें देखकर ही लगता था कि यह कोई मामूली इंसान नहीं है। अर्जुन ने उन्हें देखा और अनजान समझकर अपनी नजरें फेर लीं। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि वो बुजुर्ग आदमी सड़क पार करके सीधा उसकी बेंच की तरफ ही आ रहे हैं। अर्जुन एकदम से सतर्क हो गया। उसके दिमाग में रिया मल्होत्रा का चेहरा घूम गया। कहीं ये भी मल्होत्रा परिवार का कोई नया जाल तो नहीं, उसे जलील करने का कोई नया तरीका। वो बेंच से उठने ही वाला था कि वो आदमी उसके सामने आकर रुक गए। उनकी नजरों में न नफरत, मजाक या हमदर्दी, कुछ नहीं था। उनकी नजरों में एक अजीब सी परख थी, जैसे कोई जौहरी एक अनमोल हीरे को देख रहा हो जो मिट्टी में सना हुआ है। अर्जुन शर्मा। उनकी आवाज बहुत गहरी और मजबूत थी। उस आवाज में एक ऐसी अथॉरिटी थी कि इंसान अपने आप उनकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाए। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। इस अनजान आदमी को उसका नाम कैसे पता? कौन है आप, और आपको मेरा नाम कैसे पता? उसकी आवाज में शक साफ झलक रहा था। उस बुजुर्ग आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी, बेहद उदास सी मुस्कान आई। मेरा नाम ओम प्रकाश ओबेराय है। लोग मुझे ओबेराय साहब कहते हैं। मैं पेशे से एक वकील हूं। उन्होंने एक नजर अर्जुन के फटेहाल कपड़ों और बिखरे हुए चेहरे पर डाली। मैं तुम्हें काफी समय से ढूंढ रहा था बेटा। मैं हर उस जगह गया जहां तुम्हारे होने की उम्मीद थी। मुझे? पर क्यों? अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर ओबेराय ने एक गहरी सांस ली। तुम्हारे पिता स्वर्गीय मिस्टर राजेंद्र शर्मा सिर्फ मेरे क्लाइंट नहीं थे, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी थे। राजेंद्र शर्मा। ये नाम सुनते ही अर्जुन के कानों में एक झंझनाहट सी हुई। उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। उसके पापा, उनका नाम राजेंद्र शर्मा था। उसे तो बस इतना पता था कि वो एक एक्सीडेंट में मर गए थे जब वो बहुत छोटा था।
इसके आगे वो कुछ नहीं जानता था। अर्जुन के चेहरे पर आए हैरानी के भाव को मिस्टर ओबेरॉय ने पढ़ लिया। मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में हजारों सवाल होंगे और मैं उन्हीं सवालों का जवाब देने आया हूं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, अर्जुन ने रूखेपन से कहा। मैं आपको नहीं जानता और ना ही आपके किसी दोस्त को। प्लीज यहां से जाइए। धोखे ने उसे इतना डरपोक बना दिया था कि वो अब किसी भी अनजान पर विश्वास नहीं कर सकता था। मिस्टर ओबेरॉय ने उसके इस इनकार पर बुरा नहीं माना। उनकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी। मैं जानता हूं तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया गया है बेटा। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी जिंदगी एक बंद गली में आ पहुंची है जहां से आगे कोई रास्ता नहीं है। वो एक कदम आगे बढ़े और अर्जुन के बिल्कुल पास आ गए। उनकी आवाज अब और भी धीमी और राजदार हो गई। लेकिन सच ये है अर्जुन कि तुम्हारी असली जिंदगी तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। उन्होंने अपनी तेज नजरें सीधा अर्जुन की आंखों में काट दी और वो आखिरी शब्द कहे जिन्होंने अर्जुन के होश उड़ा दिए। अर्जुन, यू आर नॉट हु यू थिंक यू आर। मिस्टर ओबेरॉय के आखिरी शब्द मैं तुम्हारे पिता का दोस्त था अर्जुन के दिमाग में एक पल के लिए ठहर गए। उसके पिता, एक ऐसा चेहरा जिसे उसने ठीक से देखा भी नहीं था, एक ऐसी याद जो धुंध से ज्यादा कुछ नहीं थी। अर्जुन, जो अब तक हर अनजान चेहरे में एक दुश्मन देख रहा था, एक पल के लिए ठिठक गया। लेकिन फिर उसके साथ हुए धोखों ने उसे फिर से सख्त बना दिया। देखिए, आप जो कोई भी हैं, आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, अर्जुन ने एक ठंडी आवाज में कहा, एक कदम पीछे हटते हुए। मेरे पिता को मरे हुए सालों हो गए। वो एक मामूली से फैक्ट्री वर्कर थे। उनका आप जैसे बड़े वकील से क्या लेना देना? आप शायद किसी और अर्जुन शर्मा को ढूंढ रहे हैं। उसने मुड़कर जाना चाहा। वो इस नई अजीब उलझन में नहीं पड़ना चाहता था। उसके पास पहले ही इतने जख्म थे कि एक और के लिए जगह नहीं थी। मैं सही जगह और सही इंसान के पास ही आया हूं अर्जुन। मिस्टर ओबेरॉय की गंभीर आवाज ने उसके कदमों को रोक लिया। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। गाजियाबाद के इस इलाके में तुम्हारा बचपन, तुम्हारी पढ़ाई, सिंह गैरेज में तुम्हारा काम, और हां, पिछले कुछ हफ्तों में मीरा मल्होत्रा और विक्रम शर्मा ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है, मैं वो भी जानता हूं। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पलटकर उन्हें घूरने लगा। इस आदमी को ये सब कैसे पता? मीरा, विक्रम, इसका मतलब ये मल्होत्रा परिवार से ही जुड़ा हुआ है। तो ये एक और नई चाल है। अर्जुन की आवाज में अब गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। विक्रम ने भेजा है आपको? क्या काफी नहीं हुआ मेरा तमाशा बनाकर? अब क्या चाहते हो तुम लोग? मेरी जान लेना चाहते हो? शांत हो जाओ बेटा। मिस्टर ओबेरॉय की आवाज में एक अजीब सा अपनापन था जो अर्जुन के गुस्से को चीर रहा था। मैं यहां तुम्हारा तमाशा बनाने नहीं, बल्कि उस तमाशे को हमेशा के लिए खत्म करने आया हूं। मैं विक्रम शर्मा के लिए काम नहीं करता, मैं राजेंद्र शर्मा के लिए काम करता था। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। तुम्हें अपने पिता के बारे में क्या बताया गया है? अर्जुन को उनका सवाल अजीब लगा। वही बताया गया है जो सच है, उसने रूखेपन से कहा। वो एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन मशीन से एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। उसके बाद मेरी मां मुझे लेकर यहां आ गई और फिर कुछ सालों बाद वो भी मुझे छोड़कर कहीं चली गईं। बस यही है मेरी कहानी। ये कहते हुए उसकी आवाज में एक यतीम का सारा दर्द सिमट आया था। मिस्टर ओबेरॉय उसे एक बहुत ही गहरी, अफसोस भरी नजरों से देखते रहे। हर सच जो दिखाया जाता है वो सच हो ये जरूरी नहीं होता अर्जुन। कभी कभी सच को एक बहुत बड़े झूठ के नीचे इसलिए दफना दिया जाता है ताकि वो किसी की हिफाजत कर सके। ये क्या पहेलियां बुझा रहे हैं आप? अर्जुन अब चिढ़ने लगा था। लोग पार्क में उनकी तरफ देखने लगे थे। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप यहां क्यों आए हैं? क्योंकि साफ साफ कहा गया सच शायद तुम बर्दाश्त न कर पाओ अर्जुन। तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक ऐसे झूठ की बुनियाद पर टिका है जो तुम्हारे दुश्मनों ने नहीं बल्कि तुम्हारे अपनों ने ही बनाया था। झूठ? कैसा झूठ? अर्जुन अब चिल्लाने लगा था। लोग पार्क में उनकी तरफ देखने लगे थे। आप जानते भी हैं मैं किस हालत से गुजर रहा हूं। मेरे पास ना घर है, ना काम है, ना 2 वक्त की रोटी है, और आप यहां आकर मुझे झूठ और सच की कहानियां सुना रहे हैं। प्लीज जाएं यहां से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उसका गला भराया। वो इस अजीब आदमी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। अर्जुन के इस गुस्से और दर्द भरे आक्रोश को देखकर भी मिस्टर ओबेला के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वो शांत खड़े रहे। जब अर्जुन बोलकर थक गया तब वो बोले, मैं जानता हूं तुम्हारा विश्वास करना मुश्किल है,
इस हालात में किसी पर भी विश्वास करना मुश्किल होता है। वो चलकर अर्जुन के बिल्कुल करीब आ गए। उन्होंने आसपास देखा कि कोई उनकी बातें सुन तो नहीं रहा है। फिर उन्होंने अपनी आवाज धीमी कर ली।